नाज़रीन आदाब, नई सुबह, नया आगाज, नई उम्मीदें और नया जोश, इसी के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं आपके लिए लेकर गुड मॉर्निंग JNK का एक आज का ताज़ा शुमारा। मैं हूं आपका मेज़बान तबरेज़ मदनी और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरे इस प्रोग्राम में मेरी साथी हुमैरा शफी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुमैरा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम और आप सबकी दुआएं हैं कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है, जिंदगी खुश नवाज तरीके से चल रही है, खुश असलूबी के साथ चल रही है और सबसे अच्छी बात अल्लाह ताला, आप जब उम्मीदवार रहते हैं तो अल्लाह ताला आपको नवाजते ही नवाजते हैं। बिल्कुल। नाज़रीन मोहतरम, आज जब मैं स्टूडियो की तरफ आ रहा था तो मैं गाड़ी बिल्कुल आराम से चला रहा था, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था, मैं भी बहुत मजे मजे लेके आ रहा था, तो अचानक क्या देखा मैंने हमारा, एक स्कूटी सवार मेरे सामने से बहुत तेज भागा। एक छोटा बच्चा ही था, वाज रशिंग, तो बहुत तेजी के साथ जब निकला तो मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया। मैं सोचा मतलब ये इतना तेज क्यों भाग रहा है। हम मानते हैं कि जिंदगी ने रफ्तार पकड़ ली है, बहुत तेज हो गई है जिंदगी, लेकिन जिंदगी इतनी भी तेज नहीं हुई कि आप जिंदगी को जोखिम में डाल के आगे निकल जाए। कोशिश किया करें कि जहां भी आपने जाना है, जहां भी आपने पहुंचना है, तो घर से 10 मिनट जल्दी निकले। अगर आप जल्दी में हैं तो वक्त को मैनेज करना सीखें। हम अक्सर कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन कभी कभार आप बैठे सोचे तो आपको पता चलेगा कि घंटों आपने जाया कर दिए हैं, उन घंटों का कोई हिसाब नहीं है। लेकिन जब कहीं पहुंचने की बात आती है तो आप बहुत जल्दी में रहते हैं क्योंकि आपके पास वक्त नहीं होता। तो कोशिश किया करें, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है और एक बार मिलती है। और जब खुदा न खास्ता कहीं कोई हादसा हो जाता है, आज भी अखबार भरा हुआ है हादसे से, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जब भी कोई हादसा होता है तो उसके बाद हादसे में जो लोग चले जाते हैं वो तो एक बार में ही चले जाते हैं, लेकिन वो पीछे जिनको छोड़ जाते हैं वो ताउम्र उस दुख में, उस सदमे में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। और हमारा क्या करते हैं, आजकल हम बच्चों को देखते हैं कि बच्चों से कोई गलती हो जाती है या कोई भी चूक हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, बच्चे आजकल के खराब हो गए हैं। क्या लगता है आपको, बच्चे खराब हैं? जी, मेरे ख्याल से आप देखिए ना, सबसे पहले तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो एकेडमिक्स पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ये तालीम दे कि हमारे मॉरल एथिक्स क्या हैं। ठीक है, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे, ट्रैफिक रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है। हमारे बच्चे अक्सर ये डिमांड करते रहते हैं कि उन्हें 2 व्हीलर चाहिए, उन्हें ये बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि जब वो 18 साल के हो जाएंगे उसके बाद ही उनकी जो ये डिमांड है वो पूरी हो सकती है, इज़न्ट इट। और आजकल हमारे पेरेंट्स अपने कामों में दिन भर बिजी होते हैं, शायद वो ठीक से वक्त नहीं निकाल पाते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन शाम को बच्चे आखिरकार घरों की तरफ ही वापस लौट के आते हैं, तो उनके पास अच्छा खासा वक्त होता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बिता सकते हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं अपने गैजेट्स में ही बिजी होते हैं। वो पेरेंट्स बच्चे तो जो सजेशंस वगैरह उस पे ध्यान नहीं देते हैं। मतलब बच्चे गैजेट्स में बिजी रहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स उनसे ज्यादा गैजेट्स में बिजी रहते हैं। बिल्कुल। आप पूरा दिन काम करते हैं, काम करके जब आप लौटते हैं, आपने कभी ध्यान दिया है कि पेरेंट्स भी शाम को बैठ के गैजेट्स में ही लगे रहते हैं? अगर बच्चों को हम क्वांटिटी नहीं दे पाते हैं, लेकिन क्वालिटी का 1 घंटा अगर उन्हें दें तो बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं, बहुत सारी चीजें आसान हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। और आजकल जो हम देख रहे हैं, हालांकि ट्रैफिक जो हमारे रूल्स हैं वो बाज़ाब्ता इम्प्लीमेंटेड है, हर जगह पर ट्रैफिक के जो एहलकार हैं, जो हुक्काम हैं, वो कोशिश करते हैं कि
चीज़ को स्मूथन किया जाए। ये जो इशू है अभी के ट्रैफिक को लेकर लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, हालांकि जी। अभी यहाँ पर हमने देखा कि अब टू व्हीलर सवार के लिए 2 हेलमेट पहनना ज़रूरी है, जो ऑलरेडी कानून बना हुआ था, यहाँ पर भी वो लागू हो चुका है। जी। और इसके अलावा जो बच्चे हैं जब वो स्कूटी चलाते हैं तो उनको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, और अब वो वक्त नहीं रहा कि पहले ज़माने की तरह लाइसेंस आ जाता था। अब तो वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल गई हैं, तो आपको लाइसेंस के लिए ट्राई देना पड़ता है, और ट्राई देने के लिए आपको पहुंचना पड़ता है आरटीओ ऑफिस, और आरटीओ ऑफिस से बाज़ाब्ता कागज़ जमा कराने के बाद एक तारीख निकलती है जिस दिन आपको बुलाया जाता है ट्राई के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो ऑल सेट हैं, लेकिन लैक कहाँ कर रहे हैं? लैक हम कर रहे हैं कि जब मेरा बच्चा स्कूटी चलाना शुरू करता है 10 साल, 11 साल, 12 साल की उम्र में, मुझे फख्र महसूस होता है कि मेरे बच्चे को स्कूटी चलाना आ गया। लेकिन मैं ये भूल जाता हूं कि ये स्कूटी चलाने से इसकी जिंदगी को, इसकी जान को, या सड़क पे चलते हुए लोगों की जान को कोई खतरा तो नहीं होगा। या छोटे बच्चे गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, क्योंकि आजकल अल्हम्दुलिल्लाह सबों के घरों में गाड़ियां हैं। माँ बाप को देखते हुए वो गाड़ी चलाना सीख जाते हैं। तो हम जब करते हैं तो हमारे बच्चे उस चीज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, और पढ़ाने से ज्यादा चीजें जो हैं वो एक्शन से समझाई जाती हैं, वो जल्दी समझ आ जाती हैं। तो हम जब ड्राइव करते हैं तो हमारे बच्चे थोड़ा सीख जाते हैं, और वो फिर कोशिश करते हैं, और पेरेंट्स को एनकरेज करते हैं उसको एनकरेज ना करें जी। अगर आप अपने बच्चों से सच में प्यार करते हैं तो 18 साल की कम उम्र तक उन्हें गाड़ी, स्कूटर या मोटरसाइकिल इस तरह की चीज से बिल्कुल दूर रखें। जी, अच्छी बात तो ये है जनाब कि ट्रैफिक पुलिस के तरफ से अच्छे से आजकल ये इंश्योर किया जाता है कि सारे जो रूल्स रेगुलेशंस है रोड्स पे फॉलो किए जाते हैं। दे आर कीपिंग गुड चेक ओवर इट, इजंट इट? और सबसे अच्छा ये भी अब हो गया है कि अब अगर कोई गलती होती है तो उसके एवज आपको एक खूबसूरत चालान आपके घर पहुंच जाता है, मोबाइल के जरिए आप तक पहुंच जाता है। आप कहीं से बच नहीं सकते, ये चीज तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अमला लगा हुआ है, महकमा कोशिश कर रहा है कि बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड की जाए। और गलती मेरी है, मैं बच्चे को अपनी स्कूटी देता हूं, वो स्कूटी चलाता है, और उसके बाद खुदा न खास्ता अगर सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है, गलती तो मेरी है कि मैंने मेरे बच्चे को दे दिया। उस बच्चे की गलती है जो कम उम्र का था और लेके चला गया, लेकिन उस शख्स की क्या गलती थी जो सड़क पे चलने वाला था, जिसके साथ ये टकरा जाते हैं, उसकी क्या गलती थी? तो हमें ये सोचना पड़ेगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। खैर, ये बहुत ही एक वसी मौजू है जिस पर घंटों बात करें तो कम पड़ेगा, लेकिन आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है आपके लिए। अखबारों की सुर्खियां हैं, मौसम का हाल, सड़क का हाल, और साथ ही साथ एक खास मेहमान से आपकी मुलाकात। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा मेरी साथी से कि पहले वो अपडेट्स आप तक पहुंचाएं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, वो तो पहुंचाएंगे। आप अभी जिक्र कर रहे थे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है एक बच्चे की जिंदगी में। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अच्छा खासा फ्रेंडली ताल्लुक बनाए अपने बच्चों के साथ, ताकि फ्यूचर में अगर कभी भी कोई मसला आ गया बच्चों की जिंदगी में तो वो ओपनली शेयर कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे से जानते हैं, उन्हें पता है उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। खैर, आप तक पहुंचाते हैं सबसे पहले वेदर अपडेट्स और ट्रैफिक अपडेट्स। आपको बताना चाहेंगे आज हमारे यहाँ श्रीनगर में बीच बीच में बारिशें हो सकती है जनाब, और दर्जा हरारत की बात की जाए ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 17 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है, और जम्मू में ज्यादा से ज्यादा 31, कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। शहराओं के हवाले से भी आपको बताते चले, आज नेशनल हाईवे 44 पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत दी गई है। वहीं मुगल रोड पर भी छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत मिली है। मजीद इत्तलात के लिए दिए गए नंबरात जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अभी स्क्रॉल हो रहे हैं, उनसे भी आप राबिता कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए हमारा। और नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि जब भी आप इस सफ़र पे निकलने की तैयारी करते हैं तो हम हमेशा रिक्वेस्ट आपसे करते हैं कि आप कोशिश किया करें कि आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से बात कर लें, उनसे अपडेट ले लिया करें। अगर आपका फ़ोन नहीं लगता तो उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके ऑफिशियल हैंडल्स, उन पर जाकर आप कोशिश किया करें, उन पर अपडेट ले लिया करें, उसके बाद ही इस सफ़र पर प्लान किया करें, क्योंकि ये सड़क जो है ये कभी भी ख़राब हो सकती है, वेदर कभी भी ख़राब हो सकता है, कहीं पर भी रोड में कोई इशू आ सकता है। तो घर से चलने से पहले ये इंश्योर कर लें कि रोड बिल्कुल क्लियर है। हुमैरा जी, आज अखबारों की सुर्खियां भी हैं। बिल्कुल सही।
तो अखबारों की सुर्खियां हम हमारे नाजरीन तक पहुंचाना चाहेंगे। सबसे पहले मेरे हाथ में एक अंग्रेजी रोजनामा है और उसकी सुर्खियां, दो सुर्खियां हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। पहले, हेल्थ इन एजुकेशन पिलर्स ऑफ J&K's प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, सीएम इनॉग्रेट्स 120 बेडेड ब्लॉक एट बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल। ये एक बहुत खुशहाली बात है बिल्कुल कि बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल जो हमारा बहुत ही अहम अस्पताल है, उसकी जो कैपेसिटी थोड़ा कम थी उसे सरकार ने बढ़ा दिया है और That's a अब good news. बहुत एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सामने आ गया है। और इसी अखबार से एक और सुर्खी कि रेड अलर्ट, J&K ब्रेसेस फॉर इंटेंस रेनफॉल। जी, मेरे हाथ में है अंग्रेजी रोजनामा। इस पे एक खबर शाया हुई है, HADP इनिशिएटिव स्टैंड्स लॉन्च्ड टू ट्रांसफॉर्म रूरल इकोनॉमी थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूटी। जी, मेरे हाथ में एक अंग्रेजी रोजनामा और इसकी सुर्खी ऐसे, जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि एक्सीडेंट्स अक्सर होते हैं और बहुत ही दर्दनाक हादसे हो जाते हैं। मेरे सामने एक सुर्खी है, हालांकि मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन आप तक ये बात पहुंचानी जरूरी है कि अगर हम थोड़ा सा एहतियात नहीं बरतेंगे तो खुदा न खास्ता वो जो हालात के थपेड़े हैं वो कभी भी किसी को भी लग सकते हैं। बिल्कुल, उनका कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए कोशिश करनी है कि हम थोड़ा सा एहतियात से रहें। एक खबर कुछ इस तरह से कि 4 एक्सीडेंट्स इन डोडा, रामबन क्लेम्स 8 lives, leaves 25 injured, 7 dead as overloaded passenger cab falls into gorge in Ponda area of Doda। ये एक बहुत ही दर्दनाक खबर आपके सामने। जी बिल्कुल, मेरे हाथ में है उर्दू रोजनामा। इस पे एक खबर शाया हुई है, 6,388 यात्रियों का 10वां काफिला जम्मू से वादी पहुंच गया। जी, मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा और उसकी खबर कुछ इस तरह से कि पुलिस की मंशियात मुखालिफ मुहिम, अवंतीपोरा और बारामूला में 5 मंशियात फरोश गिरफ्तार। जी, मेरे पास है अंग्रेजी रोजनामा। इस पे एक खबर शाया हुई है, डोंट मिस्टेक और पोलाइटनेस फॉर वीकनेस, अब्दुल्ला ऑन मैन हैंडलिंग बाय पुलिस। और मेरे हाथ में आज का आखिरी रोजनामा और इसकी खबर कुछ इस तरह से कि जम्मू कश्मीर ने मुसलसल दूसरी बार नेशनल ODOP अवार्ड्स 2025 में गोल्ड मेडल हासिल किया। हमारी तरफ से J&K TPO को बहुत बहुत डायरेक्टरेट मुबारकबाद। ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, खासकर चीफ सेक्रेटरी जो हमारे साहब हैं अटल डल्लू साहब, उनको बहुत बहुत मुबारक कि हमने ये एजाज हासिल किया है। जी बिल्कुल, मेरे हाथ में है आखिरी उर्दू रोजनामा। इस पे ये खबर शाया हुई है, कुलगाम में आतिशज़दगी से 3 स्कूल इमारतों को नुकसान। जी, तो नाज़रीन मोहतरम, इस तरह से आज के ये अखबारों की सुर्खियां मुकम्मल हुई, लेकिन इसके अलावा अगर आप अखबारों की इन सुर्खियों को बारीकी से जानना चाहते हैं तो इनके लिए आपको अखबार देखने पड़ेंगे। तो अखबार देखना एक बहुत अच्छी एक ट्रेडिशन है हमारा, अखबार पढ़ना। हर रोज घरों में अखबार आया करते थे और हर रोज अखबारों से हम बहुत सारी मालूमात हासिल किया करते थे। हालांकि आजकल अब पेपर हो चुका है, अब अखबार आपके मोबाइल फोन में ही आता है, लेकिन ये कागज हाथ में लेकर इसे पढ़ने का अलग ही मजा है। कागज की खुशबू जब आती है, इसका एक अलग ही मजा होता है। नाज़रीन मोहतरम, ये अखबारों की सुर्खियां हमने आप तक पहुंचाई और अब वक्त हो चला है कि आपकी मुलाकात आज के खास मेहमान से करवाएं। आज के जो खास मेहमान हमारे हैं, इनका ताल्लुक, जी हाँ, बेल्ट फोर्स से है। खाकी पहनते हैं और वो खाकी जिस पर हम सबको नाज है, बिल्कुल, क्योंकि ये जागते हैं तभी जाकर हम एक आराम की नींद सोते हैं। अगर ये ना हो तो हम लोग इतने चैन से ना रह पाए। इनका ताल्लुक पुलिस महकमे से है, जम्मू कश्मीर पुलिस से हैं। 1990 बैच के हमारे KPS ऑफिसर हैं और 2013 में इन्होंने जो इनका इंडक्शन हुआ वो हुआ IPS में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एजाज अहमद भट्ट साहब की, जो कि आज हमारे खास मेहमान हैं, SSP ट्रैफिक सिटी श्रीनगर। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम लोग शुरुआत का एक सवाल करते हैं, जो एक हमारा एक बहुत ही अहम सवाल होता है एक्चुअली, पर्सनैलिटी की ज़िंदगी के बारे में जानने को, क्योंकि आज पहली बार आप हमारे शो में आए हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र का मौका है कि आज आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ लम्हे इस प्रोग्राम के लिए चुरा लिए। तो आगाज़ का प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम सवाल जो होता है वो मेरी साथी पूछती है। मैं चाहूँगा कि हमारा सवाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, चूँकि आप पहली मरतबा इस शो में आए हैं, ये बताइएगा हमें अपने बारे में कि आपका ताल्लुक कहाँ से है और तालीम और तरबियत आपने कहाँ से हासिल की है। चूँकि आप सिविल सर्वेंट हैं, क्या आप पहले से ही इसकी तरफ आना चाहते थे और आपने कब और कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया? टेल अस अबाउट दैट। जी, पहले मैं आप लोगों का बड़ा मशकूर हूँ कि दूरदर्शन ने मुझे यहाँ आने का एक मौका दिया और आपसे बात करने का और अपने सामीन और नाजरीन के सामने आने का। तो जहाँ तक आपके कहने का ताल्लुक कि पहला ये मेरा प्रोग्राम नहीं है, मैं पहले भी आ चुका हूँ। मैं ट्रैफिक में एज ट्रैफिक रूरल रहा हूँ SSP, तो उस वक्त भी मैं आता था।
तो जहाँ तक मेरी पर्सनल लाइफ का ताल्लुक है, तो मेरी एजुकेशन जो है, मैं हूँ श्रीनगर से ही, डाउनटाउन से रहता हूँ, हवल से, हवल का हूँ। तो हमारी जो इनिशियल तालीम हुई वो लोकल स्कूल में, हमारे अमदाद स्कूल है वहाँ पे रैनावारी में, तो वहाँ पर पढ़े। 5वीं जमात तक वो स्कूल था। उसके बाद DAV जवाहर नगर में पढ़ा। तो उसके बाद कॉलेज हमारा SP कॉलेज रहा, और फिर PG हमने किया मैस कम्युनिकेशन में। अच्छा। हाँ, मैस कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो ये मेरा जो है तालीमी जो बैकग्राउंड है। उसके बाद जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, तो खैर जर्नलिज्म में मैं नहीं रह पाया, क्योंकि मुझे इमिडिएटली उस वक्त जो है एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफाई 2-3 किए, उसमें से मैंने एक चूज़ किया, दैट वाज प्रोबेशनरी ऑफिसर इन J&K बैंक। तो वहाँ मैं रहा J&K बैंक में 99 तक, फ्रॉम 96 to 99। फिर 99 में हमें यहाँ पे KPS क्वालिफाई करके, KAS क्वालिफाई करके मुझे फिर KPS स्ट्रीम मिली। तो सिंस देन आई एम इन पुलिस डिपार्टमेंट। तो ये मेरा बैकग्राउंड है ज़िंदगी का। बहुत ही तो बड़ा ये रहा है, चेकर्ड हिस्ट्री रही है मेरी, लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे आज पहुँचे हैं। माशाल्लाह, ये आपकी मेहनत है और आपकी डेडिकेशन है जिसने आपको इस मकाम तक पहुंचाया। लेकिन आपको मैं एक बड़ी ही अजीब-ओ-गरीब बात बता दूं, एक राज की बात बताऊं। जो आपने कहा कि आप अहमदाबाद से पढ़े हैं, 5वीं जमात तक स्कूल था। मैं भी अहमदाबाद से पढ़ा हूं, 5वीं जमात तक स्कूल था, और उसके बाद वो स्कूल बंद हो गया बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस इन कश्मीर। खैर जो भी है, उसके बाद आप DAV मगरमल, DAV जवाहर नगर चले गए, और मैं DAV मगरमल चला गया। अच्छा। कुछ देर वहाँ पढ़ा, काफी सिमिलरिटी है। और उसके बाद फाइनली आई लैंडेड इन स्कूल, मॉडर्न स्कूल एक हुआ करता था रामबाग में। तो मुझे बड़ा सिमिलर सा लगा कि आप भी वहाँ से ही पढ़े हैं। सर, ये जो आपने बात की कि आपने पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किया, जर्नलिज्म पढ़ा, जर्नलिज्म के बाद आप बैंक आए, बैंक के बाद आप पुलिस में आए। ये जो शफल्स होते रहे, ये खुद की मर्जी से हुए या इसके पीछे कुछ और था? देखिए, हमारा जो सेटअप है, हमारा जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी में वी आर वेरी कंजर्वेटिव। बिल्कुल। जॉब मिले तो उसको पकड़ना है, उसमें काफ़ी कंस्ट्रेंट्स होते हैं। अगर आप फाइनेंशियली साउंड भी होगे, लेकिन हमारा माइंडसेट ऐसा है कि नहीं, ये तो करना ही करना है। मैं अपना बताऊं, पर्सनल चॉइस मेरी थी कि जर्नलिज्म में ही रहूं। अच्छा। बट देन जर्नलिज्म में एक परमानेंट जॉब उन दिनों मिलना मुश्किल था। तो एडहॉकिज्म था। हमारे जो सीनियर थे उनको मैं देख के लगता था कि इनका तो कोई फ्यूचर है नहीं। हालांकि आज की डेट में एवरीबॉडी इज हैविंग हिज ओन कॉर्पोरेशन, कोई ना कोई अपना मीडिया जो है सेल या मीडिया मैग्नेट बना हुआ है, या फिर किसी न किसी चैनल में वो हेड है। लेकिन हमारा उस वक्त था कि नहीं, इनको देख कर मुझे लगता था दे आर ऑल स्ट्रगलिंग। तो जब मुझे जॉब मिला तो आई थॉट कि मेरा भी था और पेरेंट्स का भी। हाँ, तो ये सिक्योरिटी एक मिल रही है तो लेट्स ग्रैब इट। बट दैट वाज अ बैड डिसीजन व्हेन आई लुक एट माय बैक। जो मेरा था इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट असल में जिंदगी में लेना चाहिए वही जॉब जो आपका इंटरेस्ट हो, विच यू फाइंड विच इज गुड। बट साथ ही साथ मैं ये बताऊं कि अपना, मैं नहीं बताऊंगा सोसाइटी का यूजुअली हमारा ये रहता है कि हमें वी आर वेरी कंजर्वेटिव एंड वी वांट ए सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी। क्योंकि रिस्क फैक्टर कोई नहीं चाहता है, घर में भी कोई नहीं चाहता, सोसाइटी में भी नहीं कोई चाहता है। तो हर कोई चाहता है कि मुझे एक जो है सिक्योर लाइफ मिले और अपनी जो है फ्यूचर सिक्योर हो जाए। बिल्कुल। बट दैट स्टैग्नेट्स यू। अलबत्ता मैं शुक्र गुजार हूँ अल्लाह का, मुझे जो पुलिस डिपार्टमेंट मिला। पुलिस डिपार्टमेंट में एक चीज़ है, इट्स वेरी डायनामिक। आप समझते होंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट इज वन डिपार्टमेंट, वर्दी पहन ली हम लोगों ने तो हमें शायद फिर कोई इसमें डाइवर्सिटी नहीं रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। वी हैव मल्टीपल स्ट्रीम्स इन पुलिस डिपार्टमेंट, मल्टीपल विंग्स, जहाँ पे आपको बहुत सारा काम करने को मिलता है, बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है और बहुत सारा एक्सपर्टाइज मिलता है। तो आई एम हैप्पी। अगर वहां मैं नहीं एडजस्ट कर पाया, यहाँ मैं एडजस्ट कर पाया हूँ, एंड यू गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, क्या आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड था पुलिस का, या फिर आप पहले हैं जो इसकी तरफ माइल हुए? नहीं, हमारे वालिद साहब तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे, मैं थे, वर्दी बीच बीच में पहनते थे बट नॉट ए रेगुलर। तो उस लिहाज से थोड़ा एक था हमें कि आउटिंग वगैरह का तो था, पुलिस मतलब आउटसाइड घर में ही रहना है। तो उस टाइप का सेटअप था। जैसे फादर साहब ही वुड कम ऑन वीकेंड्स ओनली,
तो वो जो था एक अपब्रिंगिंग उस स्टाइल से हो डिसिप्लिन चुकी थी, वगैरह डिसिप्लिन जी। अपब्रिंगिंग थी, तो उस लिहाज से अच्छा सर, जब आपकी सिलेक्शन होगी केपीएस के लिए, जब आपको ये स्ट्रीम मिला, तो पेरेंट्स का उस पर रिएक्शन क्या था? पेरेंट्स का तो मेरे वालिद साहब तो बड़े खुश हो गए कि इनको जो है गैजेटेड पोस्ट में पहले ही चले गए हैं। बट जो मेरे ब्रदर थे, ही इज़ इन बैंक, वो आज सीनियर मैनेजर हैं, तो ही वॉज नॉट हैप्पी। तो उसने बोला भाई आप जो है मेरे ख्याल में आप अपना फील्ड जो है जर्नलिज्म वही पकड़ लो, डोंट बी आफ्टर ए जॉब। हमारी घर में ऐसी पोजीशन नहीं है कि मतलब कि आपको कोई अभी नौकरी करनी मजबूरी है। बट देन करना पड़ा उस वक्त, जो है वालिद साहब का सुनना पड़ा, नौकरी करनी पड़ी। तो इट वॉज ए मतलब कंबाइंड थिंग। मैं ये नहीं कहूँगा कि खुश थे या ना खुश थे, पर्सनल, हाँ मिला जुला। जो पहली पोस्टिंग हुई थी वो कहाँ हुई? मेरी जो पहली पोस्टिंग हुई थी वो सीआईडी महकमे में हुई थी। इसीलिए मैंने कहा ना इस महकमे में बहुत सारा डाइवर्सिटी है, तो वहाँ बहुत कुछ सीखने, वो तो मैं समझता हूँ मेरी फाउंडेशन वहीं पर बन गई पुलिस जी बिल्कुल। श्रीनगर से पहले सर आपने, जैसे कि आप फरमा रहे हैं, आपने कई सारे डिपार्टमेंट्स में अभी तक काम किया हुआ है। क्योंकि श्रीनगर में ट्रैफिक के हवाले से बहुत ज़्यादा फ्लो है, काफ़ी सारे ट्रैफिक इश्यूज है यहाँ पे, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, किस तरह से आपने स्ट्रीमलाइन किया अपने इस काम को? इसमें देखें, ये एक आदमी कहेगा कि मैंने किया, ये गलत बात है। हमारा जो महकमा है इसमें सभी मेहनत करते हैं, एवरी ऑफिसर कंट्रीब्यूट्स। हमारे जो फुट सोल्जर जिसको कहते हैं, जो आप देखते हैं जो रोड पे सुबह 7 बजे लेकर शाम को 10 बजे तक होते हैं, वो हमारे जवान होते हैं जो काम करते हैं। हमारे जो उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पे ऑफिसर्स होते हैं, हमारे जो प्रेडेसेसर्स होते, मेरे से पहले मुजफ्फर साहब थे, उसने बहुत काम किया, उससे पहले ताहिर था वगैरह, सभी ने। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आज कुछ मैं नया कर रहा हूँ। बट एक चीज होता है ट्रैफिक में जो है, इट्स वेरी डायनेमिक। आज का जो ट्रैफिक है इसका बिहेवियर कल दूसरा होगा, तो अकॉर्डिंगली सिचुएशन के मुताबिक हमें थोड़ी चेंजेस, ट्वीकिंग करनी पड़ती है, आई शुड से ट्वीकिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि नया ही कुछ चीज लाएं, तो आई एम ट्राइंग दैट सिचुएशन के मुताबिक। तो उससे जो मामूली जो एडजस्टमेंट्स करनी थी वो मैं कर रहा हूँ। कर रहे हैं जी जी। अच्छा साहब, श्रीनगर शहर के ट्रैफिक की अगर हम बात करें, ये ट्रैफिक की जो डेंसिटी है वो बहुत है यहाँ, क्योंकि रोड्स नैरो हैं, सड़कें उतनी बहुत बड़ी नहीं हैं, उतना फैला हुआ नहीं है नेटवर्क हमारा सड़कों का। इसमें ट्रैफिक को स्मूथन करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है ऑफिसर्स के लिए। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? और जिस वक्त आपको ये पोस्टिंग मिली कि अब आपको एसएसपी ट्रैफिक सिटी देखना है, तो कैसा फील हुआ आपको, और क्या था आपके जहन में कि कहाँ से शुरुआत करनी है? मुझे थोड़ा टाइम लगेगा बोलने में। अच्छा, प्लीज टेक योर टाइम सर। देखिए, इसमें जो है एक तो आपकी अपनी नॉलेज होती है, बीइंग ए लोकल। मुझे यहाँ का जो है जो ज्योग्राफिक पोजीशन ऑफ हमारी श्रीनगर सिटी है, उसका एक बड़ा दखल है हमारे ट्रैफिक के बिहेवियर पे, जो हमें समझना चाहिए हर एक को। देखिए, हमारी जो श्रीनगर है इसको डिवाइड करती है रिवर, नॉट ओनली रिवर, इसको डिवाइड करते हैं वाटर बॉडीज। उसमें डल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब वाटर बॉडी है, और निगीन। तो ये हमारे श्रीनगर को ज्योग्राफिकली डिवाइड करते हैं। इनके फिजिकल फीचर, यहाँ से तो पहाड़ी भी है, मतलब शंकराचार्य है, या कहते हैं हरि पर्वत है, तो स्मॉल फीचर्स आर आल्सो देयर। तो इसको नेगोशिएट करने के लिए मैं समझता हूँ कहीं भी जहाँ भी डिज़ाइन का होता है, जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, आपको ये वाटर बॉडीज नेगोशिएट करनी ही करनी है। अगर आप देख लें, दिस सिटी इज डिवाइडेड इनटू, मैं समझता हूँ, इनटू राइट एंड लेफ्ट। एक राइट साइड ऑफ द श्रीनगर एंड लेफ्ट साइड ऑफ द श्रीनगर, एंड रिवर जालम डिवाइड्स इट। तो अगर आपको फ्रॉम राइट साइड ऑफ द श्रीनगर लेफ्ट साइड की तरफ जाना है, तो आपको कहीं ना कहीं ब्रिज नेगोशिएट करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि हमारे श्रीनगर में 7 ब्रिजेस जो थे, उसमें से भी हालांकि और 3-4 बनने चाहिए थे। 0 ब्रिज से लेकर आप सफा कदर ब्रिज और सीमेंट ब्रिज तक जाएं तो 8 ब्रिज बनते थे कुल। उस 8 ब्रिजेस में से भी एक तो हमने डिस्यूज में लाए कुछ ब्रिजेस, दूसरा लोगों ने खुद उसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया। मतलब ये बिहेवियर समझने की जरूरत है, क्यों हो रहा है। उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। अगर आप देख लीजिए, फ्रॉम हम सीमेंट ब्रिज से छतरबल से चलते हैं, छतरबल का ब्रिज और सफा कदल का ब्रिज
हो गए 2 ब्रिज। जी। तीसरा हमारा बनता है जो हमारा बड़शा ब्रिज है, और चौथा हमारा बनता है जो अब्दुल्ला ब्रिज। दीज 4 ब्रिजेस आर बीइंग यूज्ड एक्सक्लूसिवली। बाकी जितने 4-5 ब्रिजेस हैं डिसयूज में आ गए, पीपल डोंट यूज देम जस्ट बिकॉज थोड़ा बहुत उसमें एक तो नई जनरेशन आ गई है जिनको ये पता भी नहीं है कि रास्ते और भी जहाँ से चला जाएगा। दूसरा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का भी प्रॉब्लम है कि थोड़ा बहुत उसमें बॉटलनेक्स थे, उनको क्लियर करना है, अभी तक वो नहीं हो पा रहे हैं, उसमें डिलेज हो चुके हैं, और जो स्ट्रक्चर्स उठाने हैं उनको जो है वैल्यू अब बढ़ चुका है। दे आर डिमांडिंग मच मोर विच एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट बीइंग एबल टू प्रोवाइड। तो उस वजह से जो है अगर वो बॉटलनेक्स किए जाएं, ये मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाए। बाकी हमारा जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट पे आता हूँ मैं, अपना जो हमारा काम है ट्रैफिक मैनेजमेंट में यही इश्यूज हमें आते हैं। वी हैव टू एड्रेस दीज बॉटलनेक्स फर्स्ट। वजह क्या होता है, उसका रीजन ये होता है कि सारा जो हमारा एक्सेस बन जाता है फ्रॉम डलगेट टू पारिमपोरा, दिस रोड जिसको हम एमए रोड कहते हैं, एमए रोड इज बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज्ड बाय एवरीबॉडी। अगर आप खुद भी देख लें, कहीं भी आप जाएं, ये रोड आपको नेगोशिएट करना ही करना है, तो सारा प्रेशर इसी पे आ जाता है। तो इसको मैनेज करना मतलब इट इज, हम ही जानते हैं कैसे हम ये मैनेज कर रहे हैं, किन कंस्ट्रेंट्स में हम मैनेज कर रहे हैं। और उसके बाद एक तो ट्रैफिक मैनेजमेंट, और उसके बाद जो है आप एनफोर्समेंट पे आ जाते हैं, जैसे आपने कहा कि लोग जो है वायलेशंस पे आ जाते हैं, उनको फिर मतलब टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल, इट्स अ बिग टास्क। मतलब दिस इज अ बिग आस्क आई शुड से, हमारे लिए ये बहुत ही मतलब मुश्किल भी है, और समझ लीजिए इस लेवल तक कि ये बन चुका है कि इट इज अनमैनेजेबल प्रोपोर्शन तक। यहाँ से मैंने कहा मैं आपका टाइम लूंगा इसलिए तो सिटी में दूसरा भी एक, ये सिटी एक्सपैंड भी हो चुकी है, राइट लेफ्ट सेंटर चारों तरफ से। पहले जो सिटी थी इट वाज रेस्ट्रिक्टेड, अब जो गांव के लोग भी सिटी में मकान बनाने लगे तो हैफेजर्ड मैनर में सारा बन गया। अब ये प्लान्ड मैनर में हो जाता नहीं, सभी ने कॉलोनीज बना दी, आगे रोड उनका 12 फीट का है, 12 फीट में पोल भी लगाना है, ड्रेनेज भी चलानी है, उसके बाद गाड़ियां भी चलानी है। तो आप खुद देख रहे हैं कि कियोस बन चुका है सारा। उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है उतना, अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर जगह हमें गाड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले और रोड भी गवर्नमेंट दे। दैट इज बिकमिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट बन चुका है। दूसरा लोगों का जो है आस्क भी, डिमांड भी बढ़ चुकी है। तो ये सारे कुल मिला के सारा प्रेशर हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट पे आ जाता है। सर इसके अलावा हमें बताइएगा और कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका सामना आपको यहाँ पर्टिकुलरली श्रीनगर में करना पड़ता है। आप देखिए ना, एक ही रूट पे बड़ी गाड़ियां भी, छोटी गाड़ियां भी, ऑटो रिक्शाज भी चल रहे होते हैं। क्या आपको लगता है कि रूट डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है ताकि हमारा जो ट्रैफिक है वो स्मूथ हो जाए? आपने बहुत अच्छी बात कही, आई अप्रिशिएट कि आपने ऑब्जर्व किया है, दैट मीन्स यू आर वेरी ऑब्जर्वेंट। जी, आपने ये महसूस किया है, ये हमें भी पता है। यहाँ जो रूट्स हैं ना ट्रेडिशनली 20 साल से बने हुए हैं। हमारे जो मिनी बसेस रूट्स हैं, अगर आप देख लीजिए, वो 20 साल पहले जो रूट्स थे उनको रीरूटिंग या डिरूटिंग नहीं किया गया है, नए रूट्स नहीं दिए गए हैं। अब ऑफ लेट मैंने एक प्रपोजल दे दिया है, उसमें मैंने ये टेकिंग दिस थिंग इनटू कंसिडरेशन आई हैव प्रपोज्ड टू द कमिश्नर, और मैं आगे भी उसको इस बात को पहुंचाऊंगा सीनियर्स तक कि हमें नए रूट्स बनाने की ज़रूरत है, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूट नए किए जाएं। उसमें जो है ओवरलैपिंग ऑफ रूट्स नहीं होना चाहिए। आपने जो रूट की बात कही ना, रूट्स नए नहीं बनाने हैं, रूट्स रहेंगे बट ओवरलैपिंग जो रूट्स की हो रही है ना, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो है सपोज दरगाह से मिनी बस चलती है, वो ललदत तक जाती है, दूसरी गाड़ी वहीं दरगाह से चल के वो जाती है आगे भटमालू तक, तीसरी गाड़ी वहीं हजरत बल से चल के वो जाती है पारिमपुरा तक। मतलब पूरा सिटी को वो पूरी सैर कराता है आदमी को, तब जाके पहुंचाता है। इसको थोड़ा कहीं ना कहीं स्टैगर करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, जो मेरा आइडिया है। इसमें से जो काफी सारे रूट्स हैं उनको टर्मिनेट करना पड़ेगा एक जगह, जहां आपको हॉप करना पड़ेगा फ्रॉम एक बस टू अनदर बस। तो ये बिहेवियर हमें इनकलकेट करना पड़ेगा अपनी सोसाइटी में, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि यहाँ पर जो लोग हैं उनकी बिहेवियर इतना बिगड़ चुका है, मुझे माफ कर लें,
कि वो चाहते हैं घर से उठे, अपने दरवाजे से दरवाजे उठाए, बस मिले उसको उन्हें, बस ट्रांसपोर्ट मिले। उठाए और अपनी जो है जहाँ डेस्टिनेशन है तक उसको वहाँ वहाँ तक छोड़ दे। मतलब 1 इंच भी दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। True. तो वी हैव टू आलसी बन चेंज। गए हैं। आलस की बात नहीं है, मतलब ये जो आपको पता है पिछले जो 20-25 साल से टर्मोइल रहा, तो उस वजह से जो सिक्योरिटी इसमें रहती थी कि नहीं दाएं बाएं अगर मैं कहीं जाऊंगा फिर उससे पता नहीं मुझे फिर पैदल चलना पड़ेगा, रास्ते में वारदात हो सकती है वगैरह, उसको लेकर एक बिहेवियर बन गया, माइंडसेट बन गया लोगों का। वो अब चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो वो करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश मेरी भी रहेगी, गवर्नमेंट का भी उसमें सपोर्ट चाहिए, तो कर लेंगे इंशाल्लाह कोशिश कहीं सर ना एक कहीं। बहुत अहम मसला है हमारे शहर श्रीनगर का, अगर हम शहर श्रीनगर की बात करें, एक तो खैर अपना ट्रैफिक तो है ही शहर का, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट से भी गाड़ियाँ आती हैं वो भी सिटी में ही आती हैं, क्योंकि बहुत ही अहम दफ्तर बाकी मामले सारे शहर में ही हैं। इनके साथ साथ ये जो गाड़ियाँ सारी आती हैं ये सारा शहर में पहुँचता है। हमारे पास बहुत जगहों पर डेजिग्नेटेड बस स्टैंड्स हैं लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं है, वहाँ पर गाड़ियाँ रुक नहीं पाती या रुकती नहीं है। जिस बंदे का जहाँ दिल करता है वो वहाँ खड़ा होकर हाथ दिखा देता है और गाड़ी को रोक लेता है, और उसकी गाड़ी रोकने से जो पीछे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है या बॉटल नेक बन जाता है। इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, इस पर कैसे काम किया जा सकता है ताकि हमारे जो बस स्टैंड हैं सबसे पहले ये ऑपरेशनल हो जाए, लोगों की एक आदत बने कि वो बस स्टैंड तक चले, उन्हें ये पता हो कि बस स्टैंड पर ही गाड़ी मिलेगी, उससे न पहले ना उसके बाद गाड़ी मिलेगी। इसको कैसे देखते हैं? लोगों को आदत चेंज करने के लिए जो है ऑपरेटर्स की आदत चेंज, उनकी आदत चेंज करनी है, उस पे हम जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो ई बसेज, जो रेड बसेज अभी चल रहे हैं, उस रेड बसेज को हमने डेजिग्नेटेड जो है बस स्टॉप्स हैं उसको अब डिमार्केट किया जाएगा। दैट वी आर डूइंग। जहां भी वो गाड़ी होगी ना उसका डिजिग्नेटेड एक हम तो वो बस भी नहीं दे सकते हर जगह, अलबत्ता एक डिजिग्नेटेड वहाँ होगा एक साइन जिस पे गाड़ी वो रुकेगी। वो साइन हम बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी इज डूइंग दैट, तो वो जल्दी हो जाएगा। कुछ चीज़ें मैं इसके अलावा भी बताऊं, जैसे हमारे मिनी बसेस के हैं, मिनी बसेस तो बिगड़ी सारा सिस्टम है उनका, सारा बिगड़ चुका है। वो कभी मानते ही नहीं, कहीं भी रुकते हैं, कहीं भी गाड़ियां। उनके करेक्शन के लिए एक तो वो आपने जो रूट का है डिरूटिंग और नए रूट्स उनके लिए देना, और एनफोर्समेंट उस पे जो है उनको हमें इस आदत करानी पड़ेगी। अगर वो ना भी माने, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारा रोल बनता है उसमें। आई डोंट वांट टू शक फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो मैंने अपने अमले को भी मुतहर्रिक किया है कि इस बारे में कि कहीं भी अगर आपको ऐसा मिले वायलेटर कोई है तो टेक एक्शन। दैट वी आर डूइंग। आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे इनको बिहेवियर ठीक करने की। अलबत्ता एक और जो अच्छी बात, पॉजिटिव बात भी मैं साथ में बताऊं, यहाँ पर हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है जल्दी, जो जिसको कि ITMS प्रोजेक्ट हम कहते हैं, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा जल्दी, वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। उससे काफ़ी हमारा जो है ईज आउट हो जाएगा। जैसे हमारा जो एनफोर्समेंट होता है, दैट इज एन ऑटो मोड, उस पे ऑटो मोड पे सारा कुछ हो जाएगा। चालान हमें जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं, वायलेटर उसको खुद पकड़ेगी। और उसकी अच्छी बात यह है कि जो बिहेवियर लोगों का है वो खुद ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कहीं है नहीं। हम बहस करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसके पास एविडेंस होगी, उसके पास फोटो डाला जाएगा, जनाब आपने यहाँ पर वायलेशन की है, तो आपको पेनल्टी इसलिए दी गई, चालान इसलिए इशू किया गया है। तो ह्यूमन इंटरवेंशन, रिमोटली सारा कुछ हो जाएगा, लोग भी बिहेवियर उनका ठीक हो जाएगा और ट्रैफिक भी ठीक चलेगा। उसमें ट्रैफिक लाइट्स भी इतना ही नहीं, उसमें काफी सारे फीचर्स हैं। दैट्स एन अडेप्टिव थिंग, उसको चेंज भी कर सकते हैं। ट्रैफिक का जो बिहेवियर है, ट्रैफिक को बिहेवियर को वो गॉज करता है। जो ITMS सिस्टम है वो अभी चल रहा है दिल्ली में, मेट्रोज में चल रहा है, एंड वी आर फॉर्चुनेट एनफ टू हैव इट इन आवर सिटी। जम्मू में तो चल रहा है, तो उससे काफी सारा जो है फायदा हो जाएगा ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक की मोबिलिटी के लिए। इंटरसेक्शंस भी बहुत कम हो जाएंगे उससे। और जो क्या कहते हैं आपका जो टाइमिंग, कहीं आपको लगता है जो रेड लाइट पे आपको रुकता है अननेसेसरली ज्यादा टाइम देता है, तो वो खुद अडेप्टिव है, वो दे टॉक टू ईच अदर। एक जो है एक रेड लाइट दूसरे रेड लाइट से समझ लो आप बात करेंगे, वो बोलेंगे, मतलब दे वुड सेंस
सेंसर्स यहाँ लगे हुए ट्रैफिक हाँ, ज्यादा यहाँ है और ज्यादा यहाँ है तो कम है। यहाँ इतना टाइम दे दो, खुद से आगे सिग्नल जा- वगैरह हाँ, वो करते वो हैं। कर लेंगे जी, मैनेजर, जी। तो चेंज ऐसा सब यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसा कि आपने कहा कि आप डेजिग्नेटेड बस स्टॉप्स होंगे जहाँ पर गाड़ियों को रोका जाएगा, जहाँ से आपको गाड़ी मिलेगी। हमने देखा मुल्क के बाकी शहरों में बहुत जगह देखा हमने कि गाड़ी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रुकती है, जिसके लिए टाइम फिक्स होता है कि ये गाड़ी यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट रुकेगी और उसके बाद ये निकल जाएगी। लेकिन हमारे शहर में हमने देखा है गाड़ी तब तक नहीं निकलती जब तक उसको ये नहीं कहा जाता वस्ता कसं सवारशे ए वंशे अठै मतलब एना गाड़ी प्यार फुल पे ना आते। हो जाए। और उनको जब तक गाड़ी बुक नहीं होती है और उसके बाद ओवरलोडिंग नहीं होती है तब तक वो नहीं हिलते हैं। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? ये सिंपल बिजनेस है और कुछ नहीं है। बिजनेस सारा जो है मैनेजमेंट पे चलता है। जो इसके ऑपरेटर्स हैं ना, उनको मैनेजमेंट का पता ही नहीं है। बिल्कुल। उनको लगता है कि अगर हमने सपोज किसी रूट पे उनको वायबिलिटी इज फॉर 10 व्हीकल्स, वो 20 डालेंगे, तो वो इंटर बस उनका कंपटीशन चलता है। एक मिनी बस वाला दूसरे मिनी बस के साथ कंपटीशन में लग जाता है, रेस में लगता है। हाँ, रेस में लग मुकाबला जाता है, मैं ज्यादा सवारियां उठाऊं, जैसे आप कहते हैं जब तक उसको भर के नहीं आता। ये किसको देखना है? उनकी मैनेजमेंट को देखना है। अब जो है वो जो है पुराने थॉट वाले हैं सारे, काफी लोग उनमें अनपढ़ भी हैं, उनको पता भी नहीं है कि इसको कैसे चेंज किया जाए। उनके साथ रिसेंटली हमने मीटिंग भी की, उनको मैं समझा भी रहा हूँ। कोशिश रहेगी कि उनको जो है उनको हम हैंड होल्डिंग कर लें, हम ही उनको समझाएंगे कैसे अच्छी तरह से चलेंगे। अगर आपको 20 गाड़ियों का है कैपेबिलिटी तो 20 ही चलाएं। उसके अलावा हमारे जो कई रूट्स हैं जो अनएड्रेस्ड हैं, जो एक नए रूट बन सकते हैं, जी, जिसको ड्राई पैचेस कहा जाता है, वो भी हम उनके साथ कर लेंगे डिस्कस। इट विल टेक सम टाइम, तो इंशाल्लाह होपफुली कर लेंगे। हमारी कोशिश रहेगी जितना हम मेरे तक होगा, जितने मेरे अमले तक होगा, मेरे ऑफिसर्स तक होगा, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं उनके बिहेवियर को भी चेंज करने की और उनकी हैंड होल्डिंग। ऐसा नहीं कि हम उनको सिर्फ एनफोर्स करें, उन पर लागू करें अपना कानून, उनको बताना भी है प्रॉब्लम कहाँ है आपकी, तब जाके उनको समझ आ जाएगा। सर, आपके रेजिडेंसी रोड की अगर हम बात करें, जस्ट आउटसाइड योर ऑफिस, वहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है हमारा रेजिडेंसी रोड का, और हमारे जितने भी दुकानदार हजरात हैं जिनकी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनको आज तक कभी ये नहीं समझाया गया कि आप अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाकर 4 कदम चलकर अपनी दुकान तक आएं, ताकि आपके सामने जो जगह है गाड़ी को खड़ा करने की, जिसमें एक कस्टमर गाड़ी ला सकता है, वो खुली रहे। उसमें कस्टमर गाड़ी रखेगा वो 10 मिनट 15 मिनट, जब तक उसकी शॉपिंग हो जाएगी वो निकल जाएगा। ये दुकानदार हजरात जो हैं, ये लाते हैं अपनी गाड़ियां और वहां अपनी दुकानों के सामने पार्क कर देते हैं। इनकी दुकानों के पार्किंग के बाद वहां एक रेडी लगती है जो अपना सामान बेचती है। रेडी के बाद एक ऑटो वाला आता है, वो भी अपना ऑटो लगाता है, उसके बाद वहां से हमारा ट्रांसपोर्ट भी गुजरना है। इसको आप कैसे देखते हैं? आपने रेजिडेंसी की बात कही ना, रेजिडेंसी रोड या एमए रोड की आप बात करें, जहां पर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, या हर्सन एस्टेट की हम बात करें, वहां पर अगर आप ये समझते हैं कि दुकानदार वहां लगाते हैं अपनी गाड़ियां, तो गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, इस पैच में तो नहीं होता है। बिकॉज जो स्मार्ट सिटी ने जो पार्किंग एरियाज वहां बनाए हैं, रोड साइड पार्किंग जितनी भी हैं, दोज आर वेरी एक्सपेंसिव। बिल्कुल। हाँ, उसमें आपको 10 मिनट के लिए 10 रुपये लगता है, बड़ी गाड़ी के लिए 20 रुपये। तो कुल मिला के अगर कोई गाड़ी एक दिन का रखता है तो उसको 2000 रुपये जाएगा। अगर किसी को आप 1 महीने के लिए, देन ही विल हैव टू गिव 2000 रुपीज वहां पर पार्किंग करने के लिए। तो प्रेफर करते हैं वो कि पार्किंग एरिया में ही अपनी गाड़ी डाल दें, जितने भी दुकानदार हैं यहाँ के। अलबत्ता ये है कि लोग इस पैच पे बहुत सारे आ जाते हैं, देयर इज लॉट ऑफ फुटफॉल। अगर श्रीनगर में सबसे ज्यादा फुटफॉल है, दैट इज ऑन रेजिडेंसी एंड एमए रोड। मैंने पहले भी कहा टू बिगिन विद इन द बिगिनिंग ऑफ दिस प्रोग्राम कि हमारा जो ये सेक्टर है, इस पे नेसेसरली आपको नेगोशिएट करना ही करना है। सो एवरीबॉडी पासेस, दिमाग में ये लेके होता है हर एक को कि अगर कोई चीज लानी है तो मुझे इस मार्केट में जाके लानी है, वहीं से मिलेगी। तो वहां पर ये प्रेशर तो रहता है। अब आदमी की टेंडेंसी ये होती है कि शॉपर की कि मैं गाड़ी लगाऊं, 5 मिनट में शॉपिंग करके आऊं, उसको जहन में होता है, वहां उसको 20 मिनट लग जाते हैं। तो इस वजह से वहां कंजेशन हो जाता है। समझते नहीं है लोगों का बिहेवियर इतना एरेटिक है।
एंड पढ़े लिखे हैं सभी। अभी हम Exactly. समझते हैं कि मतलब इसमें शायद ये लोग हैं बेचारे जो मतलब जिनको मालूम गरीब नहीं लोग है। हैं जिनको मालूम नहीं। एक तो वो शॉपिंग के लिए आएंगे नहीं। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेट थिंग इज दे आर व्हाइट कॉलर पीपल। हर कोई पढ़ा लिखा है, हर कोई वेल एजुकेटेड फैमिली से, लेकिन बिहेवियर इतना खराब समझते ही नहीं है। मतलब कि मैं अगर यहाँ लगा रहा हूँ, आई एम क्रिएटिंग ए बॉटलनेक, मैं लोगों को चलने के लिए जगह नहीं बना रहा हूँ। दे आर पीपल, मैं देखता हूँ सबसे ज्यादा वायलेटर्स, टू बी फ्रैंक है ना, हमारे ये जो एजुकेटेड क्लास, एजुकेटेड यूथ, एजुकेटेड क्लास, और वहां से झगड़ा करने पे आ जाते हैं। हमारे ऑफिसर्स जो हैं इनके साथ इतना मिसबिहेव होता है दिन ब दिन कि हमारे जो है अब स्ट्रेस लेवल इतनी बढ़ चुकी है हमारे ऑफिसर्स की कि हमें उनको काउंसलिंग पे लेना पड़ता है। Many people have to take the counselors because of the behavior of the public towards them. कोई रियलाइज नहीं करता है कि कितने स्ट्रेस में ये होगा, ये ट्रैफिक वाला जो सुबह 7 बजे खड़ा है और शाम को 9 बजे तक खड़ा है और हमारे लिए खड़ा है। Nobody realizes. बिल्कुल सही। किसी को रियलाइज नहीं होता। अच्छा, ये जो अब्दुल्ला ब्रिज हम क्रॉस करते हैं, अब्दुल्ला ब्रिज से आपने जो डाइवर्जन लिया है टुवर्ड्स द रोमानो होटल और वहां से गाड़ियां मुड़ के आती हैं, एक तो वहां पर गाड़ियां सवारियों के लिए खड़ी हो जाती हैं उस कॉर्नर पर, वहां पर ट्रैफिक रुक जाता है, हॉल्ट हो जाता है। और जब हम अब्दुल्ला ब्रिज वहां रोमानो से लेफ्ट लेते हैं टुवर्ड्स जीरो ब्रिज, तो वहां पर जो पैच है गाड़ियों के लिए, जो खाली जगह है, वहां पर अनफॉर्चुनेटली इतनी ज्यादा गाड़ियां खड़ी होती हैं, जो कि एक स्टैंड बनाया है वहां पर लोगों ने कुछ बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट में, और वो ये मानते हैं कि ये उनकी प्रॉपर्टी है। और वहां पर एक नॉर्मल बंदा जो वहां 10 मिनट के लिए आता है, उसको गाड़ी रखने की जगह नहीं होती है। इस पैच को आप कैसे लेंगे? ये पैच यही नहीं है। अगर आप देख लीजिए, आप एलडी हॉस्पिटल के सामने जाइए, फिर वहाँ इकबाल पार्क के दाएं बाएं, अभी हमने जो है हरी सिंह हाई स्ट्रीट से अंदर की तरफ जो रास्ता जाता टुवर्ड्स नाज सिनेमा, वो पहले एक ठीक ठाक रोड था। आज की डेट में वहाँ पर जो है हॉकर्स आर एवरीवेयर। हाँ बिल्कुल, हॉकर्स ने तो ऑक्यूपाई कर रखा है ना। ये जो हमारी जो मैंने कहा ना, लोगों का बिहेवियर भी इन्वॉल्व है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रॉब्लम है। तो कुल मिला के जो है ये एक कलेक्टिव हमारी जो गलतियां हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। नहीं, दिस इज ए कलेक्टिव फॉल्ट मैं समझता हूँ, सोसाइटल फॉल्ट। अभी जब आप किसी को हटाओगे तो वही लोग जो वहाँ कंप्लेनेंट हो जाते हैं उनके सपोर्टर्स बन जाते हैं। रिसेंटली हमने वहाँ जो है महाराजी बाजार को क्लियर करने की कोशिश की, तो वहाँ से लोकल्स आ गए, जनाब हमारा बिजनेस वहाँ पर खराब हो रहा है। हमने वहाँ से गाड़ियाँ छोड़ दी तो आगे चल के वो रेडी वाले लगा दिए उनके सामने। तो ये सब चीज़ें इतना कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं, तो इनको जो सोल्यूशन के लिए है, मुझे लगता है एक कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। तो उसके बाद ये सारे निकालने पड़ेंगे, फिर आगे उनको आने नहीं देना है। और इस महीने तो आपके पास एक और बड़ा चैलेंज है, वो है श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 जो जारी है, जिसमें बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, लोकल्स बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, और गाड़ियां बहुत सारी जो हमारे बाकी स्टेट से आती हैं। एक तो वो गाड़ियां जो डेजिग्नेटेड हैं इनके लिए सरकार की तरफ से, लेकिन बहुत सारे खुद अपनी गाड़ियों से आते हैं। वो ट्रैफिक भी श्रीनगर सिटी में देखने को मिल रहा है। इस पर हम आपसे और भी बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन मोहतरम, यहाँ एक सेगमेंट हमने तैयार रखा है श्री अमरनाथ जी यात्रा का, क्योंकि 2025 श्री अमरनाथ जी यात्रा जारी है और हजारों की तादाद में श्रद्धालु जो हैं इस बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। आइए देखते हैं पहले ये सेगमेंट, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। कहीं जाइएगा मत। हर साल लाखों श्रद्धालु एक ही पुकार के साथ निकलते हैं, बर्फानी बाबा के दर्शन की ओर। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह एक आस्था है, एक बुलावा है। अमरनाथ यात्रा में हमने देखा कि यहाँ जात पात पूछे ना कोई, हरि क्या भजे सुहर क्या हुई। जो उनके शरण में आ गया वह उसका है पहले भक्त। अब वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो अपने अपने घर है। लेकिन इस दरबार रास्ते में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिखी कि जहाँ मुझे हिंदू मुसलमान में कोई भेद दिखे, और सब भाईचारे से हैं। और मैं ऐसे मुसलमान भाइयों को तहे दिल से उनको धन्यवाद दूंगा और सम्मान के साथ यह आशा रखूंगा कि हमारे ऐसे ही सौहार्द की वजह से हम और आप और हमारे आने वाले वंशज एक दूसरे से प्रेम सौहार्द के साथ रहेंगे। तीर्थ यात्रियों के साथ साथ सुरक्षा कर्मियों का एक समर्पित दल भी निगरानी करता है।
यहाँ उठाया गया हर कदम उन लोगों की निगरानी में होता है जो तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा, मार्गदर्शन और देखभाल करते हैं। उनकी भूमिका सतर्कता और सेवा की है, जो यात्रा और उसके यात्रियों दोनों के संरक्षक के रूप में खड़े हैं। सबसे कठिन रास्तों से गुजरते हुए वे अदृश्य शक्ति हैं, जो यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी तीर्थ यात्रा को सुरक्षित रूप से जारी रख सके। यहाँ पे यात्रा करना बिगैर मुसलमान के इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतनी सामग्री वहाँ पे मिलना एक जरूरतमंद चीज़ है, जो हर चीज़, पानी, बिजली, कैंप वगैरह हर चीज़ की सुविधा जो वहाँ पे उन्होंने दे रखी है, खाने पीने का, और छोटी से छोटी चीज़ की वो जो है ना, हमारे को हर चीज़ के बारे में जो है वो हमें गाइड करते हैं। अगर हमें कुछ पूछना भी होता है तो बिल्कुल ईमानदारी से बताते हैं। इस जगह पर हर कदम एक जीत है, हर सांस एक प्रार्थना है। यात्रा की चुनौतियां आंतरिक संघर्ष को आईने के रूप में काम करती हैं, और जो लोग धीरज रखते हैं उनके लिए इनाम सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि रास्ते में कुछ और बड़ा खोजना है। मैं उन सभी लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि जिनको हिंदू और मुस्लिम का सही फर्क जानना चाह रहे हैं ना, वो एक बार जरूर आए और देखें कि कौन यहाँ हिंदू है, कौन है मुस्लिम। यहाँ किसी भी प्रकार से कोई मतभेद नहीं। हमारे मुसलमान भाई खच्चर, घोड़े, यहाँ तक कि अपनी पीठ पर भी बैठा कर के सारे लोगों को दर्शन करा रहे हैं भोले बाबा के। ये उनकी सच्ची सेवा है। यहाँ का माहौल भी बहुत बढ़िया है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ के लोग अगर कोऑपरेटिव नहीं रहेंगे तो यहाँ आना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। मैं तो सबको बोलूंगी कि एक बार आप जाकर आ जाओ अमरनाथ, कश्मीर घूमो। यहाँ के लोग सही में बहुत अच्छे हैं, सब बहुत कोऑपरेटिव हैं। पवित्र गुफा के मार्ग पर कई चेक पॉइंट हैं, जहां पहचान सत्यापन, बैग की जांच और तलाशी ली जाती है। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से निगरानी सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करती है, जो यात्रा पथ और आधार शिविरों की निगरानी करती है। जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं उनके लिए यह यात्रा विश्वास, शक्ति और आत्मा की परीक्षा है। प्रत्येक कदम के साथ वे करीब आते हैं, न केवल शिखर के बल्कि तीर्थ यात्रा के दिल के भी। नाज़रीन, आपका फिर से इस्तकबाल आपके अपने शो में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK। और आज हम बात कर रहे हैं हमारे खास मेहमान से। जी हाँ, SSP ट्रैफिक श्रीनगर सिटी जनाब एजाज अहमद भट्ट साहब से। एजाज साहब, एक और सवाल, ये आपने बात छेड़ी कि बिहेवियर लोगों का बहुत ही अजीब व गरीब है। इस मसले को आप कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसको कैसे संभालेंगे आप? देखिए, जो ग्रोन अप्स हैं, जो बड़े हैं, उनके बिहेवियर को चेंज करना मेरे तक तो नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि वो हार्ड वायर्ड हो जाते हैं, वो फिर उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। बिल्कुल। और उनके अपने ओपिनियंस होते हैं, उनको मॉडिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। अलबत्ता हमारा जो कोशिश रहता है, हम जो है स्कूल्स में जाके बच्चों से इंटरेक्ट करके, जवानों से इंटरेक्ट करते हैं। मैं खुद भी सोशल मीडिया पे होता हूँ, आप अवेयर करते हैं लोगों को, अवेयरनेस देता हूँ मैं लोगों को। उसमें मेरा टारगेट यही रहता है, यूथ, जवान लोग, बिकॉज चेंज लाने वाले तो वही हैं, टीनेजर्स और स्कूल बच्चे। इनकी जब तक पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तब तक हमारा जो है ट्रैफिक निज़ाम ठीक नहीं होगा। बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं और वो करना भी चाहते हैं, चेंज लाना भी चाहते हैं, बट वी आर स्टक इन बैड रोल मॉडल्स। हमारी जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया हैज गिवन अ प्लेटफॉर्म टू देम, जो कि इनको बहुत ही गलत तरीके से जो है, मतलब रोल, जो उनमें से जो रोल मॉडल्स हैं, गलत रोल मॉडल्स उनके सामने आ जाते हैं। सपोज मैं बताऊं, सही डायरेक्शन नहीं देते। सपोज मैं बताऊं, आपका जो है जो स्टंट बाइकर्स होते हैं, स्टंट बाइकर्स क्या करते हैं, एक बार उसने स्टंट किया, उसने वो अपलोड किया, अपलोड जब वो वीडियो अपना करता है,
इसमें एक प्रॉब्लम है सोशल मीडिया में, एक प्रॉब्लम है दैट्स कॉल्ड वायरलिटी। इसमें जो ये वायरल हो जाता है, बिल्कुल वायरलिटी आपको लगता है ये बार बार करे, वो बार बार नहीं करता होता है। इवन आफ्टर ही डिलीट्स इट रिमेन्स, फुटप्रिंट्स डिजिटल्स रहते हैं, वो उनके शेयर हो चुके होते हैं, फिर वो चलते रहते हैं। पीपल गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। हमारी ये कोशिश रहती है कि इस सोशल मीडिया को ही इस्तेमाल करके हम जो है गुड रोल मॉडल्स दे दें। हमारे पास लड़के हैं, यूथ हैं, उनको हम इन्वॉल्व करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। रिसेंटली अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, हमने यहाँ श्रीनगर सिटी में जो है जब गर्मी बढ़ गई तो वहाँ पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया, हमने मशरूब दे दिए लोगों को, और साथ साथ में अवेयर भी करते रहे, लोगों को रोक के उनको बताना जी आपने सीट बेल्ट, प्यार से। उसमें हमने जवानों को भी इन्वॉल्व किया जी। तो इसी तरह जो है बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स रहते हैं। जैसे कल ही मैंने जो है यहाँ पर एमए रोड पे जो विदाउट हेलमेट थे उनको हेलमेट फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हेलमेट किए हमने। तो ये नहीं था कि हम फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, साथ में मैसेज ये थी कि हेलमेट कितना इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो हेलमेट इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ ए ब्यूटी। जो यूथ समझते हैं ना कि मतलब ये कौन बताएगा इनको, ये हमारा काम है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके बिहेवियर में चेंज लाना। साथ ही साथ जो पेरेंट्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी ये रोल बनता है। आप कह रहे हैं ना बिहेवियर कैसे चेंज होगा। तीसरी बात कि जो बच्चों को समझाना कि मैनेजमेंट ऑफ टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेस आउट क्यों हो जाते हैं। मेरा तो मानना है कि सारा जो मसला है ये सारा जो है आपके बिहेवियर को थोड़ा मॉडिफाई करके आप ट्रैफिक इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे। सपोज मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मेरा बच्चा है, वो उसको जाना होता है क्या कहते हैं अपने कोचिंग सेंटर में या फिर स्कूल जाना, उसकी एक टाइमिंग है 9 बजे या 8 बजे, तो हर कोई ने यही टाइम रखा है। तो ऑब्वियसली जितने भी इंस्टीट्यूशन, जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी क्या कहते हैं बाकी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट भी कहीं जाते हैं लोग, ये भी एक ही टाइम में जाते हैं। तो हमारा जो उसी वक्त हमारा एक पीक टाइम जिसको हम कहते हैं, एक पीक टाइम में बन जाता है, उसको हम स्टैगर कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सपोज मैं आपको एग्जांपल दे दूं, यही बच्चा 7 बजे निकल सकता है। जैसे सुबह मैं आपके प्रोग्राम में आ गया तो मैं जोकोरा से आ गया, इट टुक मी जस्ट 15 मिनट्स टू रीच हियर। यही मुझे पीक टाइम में यहाँ 1.5 घंटा लग जाएगा। तो अगर ये बच्चा इस टाइम को बचाएगा और लाइब्रेरी में कंज्यूम करेगा ये टाइम, एक तो वो इससे बचेगा। तो ये चीजें जो है ना, ये टाइम मैनेजमेंट का भी प्रिंसिपल है, ये भी बच्चों को समझाना पड़ेगा। आपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस के बाहर जिसने रॉन्ग पार्किंग की हो, एक सोशल क्रेडिट सिस्टम होना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस को देखना चाहिए, वहाँ के जो उस्ताद हैं उनको देखना चाहिए कि बच्चा अगर ये आ गया, इसने वायलेशन ट्रैफिक की है, तो इसको इवैल्यूएशन में इसके मैं मार्क्स कम कर दूंगा, तो एक मैसेज जाएगी। ये सारी चीजें जो है ना सोसाइटी को चेंज करेगा। तो उसमें से कोई अच्छे रोल मॉडल्स निकलेंगे तो उनको उन रोल मॉडल्स को देखकर बाकी देखो जी, इसको जी सपोज 10 मार्क्स ज्यादा मिले बिकॉज ही बिहेव्ड बेटर इन टाइम मैनेजमेंट, इन रीचिंग हिज स्कूल इन टाइम, और इसने जो है क्या कहते हैं ट्रैफिक कानून नहीं तोड़े। बिल्कुल सही। ये सारा चीज जब होगा ना तब जाके ये सर आपने कोचिंग सेंटर्स की बात की, तो मैं कुछ कोचिंग सेंटर्स की नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हाँ ये मैं कहना चाहूँगा बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो बहुत बड़े नाम हैं आजकल हमारे शहर श्रीनगर के, जिन्होंने पब्लिक रोड को अपनी पार्किंग बनाया हुआ है। उनके लिए आप क्या करते हैं, उनको कैसे आप मैनेज करेंगे? उसमें एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है। देखें जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट इन अलाउइंग दीज इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस यूनिट्स बहुत कम है। वी शुड हैव बीन द स्टेक होल्डर्स, लेकिन हम हैं नहीं। अगर कहीं पर किसी को परमिशन देना है, उसमें मोस्टली म्यूनसिपैलिटी का रहता है, बिल्कुल जी, या फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वगैरह दाएं बाएं जो महकमे हैं उनको। लेकिन ट्रैफिक जो मेन स्टेक होल्डर है उनका कहीं पर रोल ही नहीं है। वी आर नॉट टेकन ऑन बोर्ड। तो उस वजह से ये रहता है कि देखें, अगर हमसे पूछा जाए कि सपोज यही रेजिडेंसी की बात करें या राजबाग वगैरह की बात कर लें कि कहीं पर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वहाँ मशरूम हो रहे हैं, वहाँ पे जो है हमें पता है एज ट्रैफिक कॉप
कि ये उसमें अगर 100 स्टूडेंट या 200 स्टूडेंट आने हैं तो 200 स्टूडेंट मींस एटलीस्ट 50 व्हीकल्स विल बी रीचिंग देयर। 50 व्हीकल्स के लिए जो आपको चाहिए, छोटे बड़े व्हीकल्स के लिए जो पार्किंग एरिया वो आपके पास है ही नहीं है। जब हमसे पूछा जाएगा वी वुड रिफ्यूज, लेकिन वी आर नॉट द स्टेक होल्डर्स, हमसे कोई पूछता ही नहीं है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। और बाद में सवाल आप पे खड़ा होता है। सवाल हम पे खड़ा हो जाता है फिर। ट्रू। सर कभी कभार इमरजेंसी सर्विसेज भी होती है, लोगों का आपके साथ कांटेक्ट करना जरूरी बन जाता है एट टाइम्स ऑफ नीड, जब कभी कोई ट्रैफिक के हवाले से कोई मसला खड़ा हो गया तो। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिसेंटली आपकी तरफ से जो मीडिया सेल क्रिएट किया गया, उसके हवाले से बताइएगा कि उसका क्या मेन रोल है, किस मकसद के लिए उसे क्रिएट किया गया। मीडिया सेल का यही मकसद रहा कि यहाँ पर जो है काफ़ी, एक तो रेगुलर मीडिया है आपका, दूसरा यहाँ सोशल मीडिया भी है। तो हमें जो था यूजुअली ट्रैफिक डिपार्टमेंट का जो आउटरीच रहता था वो हमारे मेन मीडिया से रहता, दूरदर्शन जो बाकी चीज़ें ट्रेडिशनल। अलबत्ता जो सोशल मीडिया के साथ वो नहीं रहता था, उसको मैंने दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की। दूसरा ये कि हमारी तरफ से मैसेज कोई जाएगी तो वी डोंट हैव टू स्कैटर इट राइट लेफ्ट एंड सेंटर, या फिर कहीं मीडिया को हमारे बारे में कुछ मुझे कहना चाहिए जो कि आप मतलब सिर्फ मुझे पता होना चाहिए कि ये इशू बन रहे हैं। तो इसलिए हमने एक उनको दे दिया एक प्लेटफॉर्म जहां पर वो हमारे पास शोकेसिंग करते हैं, जो ये गलतियां हो रही हैं यहाँ पर आप कोई इंटरवेंशन कर लो। आपको हैरानगी होगी, दिन में मुझे 50-60 तो आ जाते हैं मीडिया वालों की तरफ से ही, जो मुझे अवेयर कराते हैं कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, एंड वी टेक रिकोर्स टू दैट। हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये बना है। बिल्कुल सर, अमला बहुत कम है। जी प्लीज। अमला बहुत कम है, महकमे में अमला कम है, ये हम जानते हैं। ट्रैफिक के पास उतने लोग नहीं हैं जितने होने चाहिए। तो फिर आप कैसे इसमें लोगों की मदद लेकर काम कर सकते हैं? या जैसे हमने देखा बाकी शहरों में वॉलंटियर्स का एक बड़ा रोल रहता है कि वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या वो चाहते हैं महकमे के साथ जुड़कर थोड़ा मदद करना और थोड़ा सर्व करना अपनी सोसाइटी को। उनको आप कैसे लेते हैं और किस तरह से एक यूथ जो आपके साथ सच में जुड़ना चाहता है और आपकी खिदमत करना चाहता है, महकमे की खिदमत और लोगों की खिदमत, कैसे लेंगे आप उसको? ये बात कहनी आसान है कि हम यूथ को एंगेज कर लें, लेकिन प्रैक्टिकली जो देखा गया है, जो हमने देखा है कि सोसाइटी का जो अप्रोच चला गया है, चेंज हो चुका है। यहाँ पर हर एक पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा जो है एकेडमिक लेवल पे एक्सीलेंट कर ले, ही शुड बी एकेडमिकली डूइंग गुड। उसका ये नहीं कि सोसाइटी के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी या ये एज पर्सनालिटी कैसे ग्रूम हो रहा है, दे डोंट केयर। अगर हम किसी को इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं हमें आप जी 20 लड़के दे दो, दे सिंपली टेल अस कि जो हमारे पेरेंट्स से दे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को अब कोई काम नहीं रहा है कि अब वो ट्रैफिक मैनेज करेगा, ये कब पड़ेगा, फिर इसको वक्त जाए, ये दे डोंट अंडरस्टैंड। ये एक जरूरी चीज है, इससे ग्रूमिंग हो जाएगी, इसको एक्सपोजर हो जाएगा, इसको एक नई चीज, नई स्किल हाथ में आ जाएगी। तो हमारी तब भी कोशिश रहती है कि हम करते हैं यूथ को एंगेज, जो भी वॉलंटियर्स आ जाते हैं तो उनको हम लाते हैं और करते हैं, हमारी ये कोशिश रहती है। लेकिन हमारे जो है अपने पर्सनल भी इश्यूज हैं कि ट्रैफिक सिटी श्रीनगर को मैनेजमेंट जो है बहुत मुश्किल है, उसमें इस तरह से जो है कि मतलब होलिस्टिक टाइप से ट्रैफिक चलाना ये हमारे लिए नामुमकिन बन जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर कॉट इन जस्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं ट्रैफिक महकमे के? अब फ्यूचर प्लान्स ट्रैफिक महकमे के, ये मैंने कहा आईटीएम इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट बिग थिंग। वो हमारे जो है रेवोल्यूशन कर लेगा इंशाल्लाह। हमारी जो मैन पावर की कमी है वो उसको पूरा करेगा, बिकॉज नाउ दैट वुड सेव अस फ्रॉम यूजिंग आवर मैन पावर इन इंटरसेक्शंस मैनेजमेंट। तो वो एक चीज़ है जो हमें फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा उससे जैसे मैं कहा जब हम फ्री हो जाएंगे तो दूसरी चीज़ों एजुकेशन की तरफ जाएंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट, आपको लगता है ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक पुलिस का इतना ही काम है कि वो ट्रैफिक रेगुलेट कर ले, हमारा काम एजुकेशन का भी है, दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब, उसमें अवेयर करना लोगों को। तो उसके लिए हमें थोड़ा टाइम मिलेगा, जब ये चीज़ें मैकेनाइज हो जाएगा, ऑटोमेट हो जाएगा सारा, तो वो उस पर हम आ जाएंगे। हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, प्रोग्राम के कुछ ही लम्हे बचे हैं, आखिर पर कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों के लिए और खासकर पेरेंट्स और यूथ के लिए? पेरेंट्स के लिए तो हमारा यही है कि जो है आपका जो बच्चा है, बच्चा आपका एक एसेट है, डोंट लूज दिस एसेट। उसको, उस एसेट को आप असासे की तरह जो समझते हैं, उसको एक पर्सनालिटी, एक ग्रूमिंग करनी चाहिए। उस ग्रूमिंग में एक मेन पॉइंट जो है मॉरल एंड एथिक्स, उसको समझाना है, उसको बताना कि बुरा क्या है, अच्छा क्या है। अगर आपके सामने कोई ऑफिसर है, वर्दी वाला है, उसके साथ बिहेवियर कैसे करना है,
आपको अगर कोई ट्रैफिक वाला है या फिर पुलिस वाला है या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, हमारी सोसाइटी में इस वक्त प्रॉब्लम ये आ रही है कि मॉरल्स एंड एथिक्स की तरफ एजुकेशन नहीं जा रहा है। बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनका बिहेवियर इतना खराब हो रहा है, चिड़चिड़े हो गए हैं। तो मेरा ये रहेगा कि पेरेंट्स को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को भी ध्यान देना चाहिए, जो हमारा जो सोसाइटी को ग्रूम करनी चाहिए। इसीलिए आपको बहुत सारे इश्यूज भी आ जाते हैं। आप देख लीजिए ड्रग एडिक्शन बढ़ गया है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ये जो ऑफशूट इसी का है, बिकॉज हमने जो है वैल्यू सिस्टम हमारे बिगड़ चुके हैं सारे। हमें फिर से इनकलकेट करने पड़ेंगे। हमारे जो है जो पुराने जो असलाब थे हमारे जो उन्होंने जो हमें सिखाया है, तो उनको हमें फिर से फॉलो करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय साहब, आज आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम को दिया और इतनी कारामद बातें हमारे साथ शेयर की और हमारे देखने वालों के साथ शेयर की। हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी इन बातों से बहुत आराम होगा, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएंगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक खूबसूरत श्रीनगर शहर देखने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम के शुमारे में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का शुमारा आपने पसंद फरमाया होगा। इंशाल्लाह कल सुबह ठीक 8 बजे आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे नए एपिसोड के साथ, नई बात के साथ, नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज।